हेलो साथियों, नमस्कार, जय जोहार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो पर मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित, उन्हीं क्वेश्चनों को लिया गया है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व या 320 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब है 322 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और यह भारत का पहला केंद्रीकृत साम्राज्य था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो आपको याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया, देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहदत्त। तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है और इनका शासन काल जो रहा है 322 से 298 ईसा पूर्व। इसको भी आपको याद रखना है। 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन करने वाले चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर से संधि कर सीमा निर्धारण किया। उनका शासन मजबूत प्रशासन व सेना के लिए प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य थे और चाणक्य जो कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं और ये तक्षशिला के विद्वान थे जो कि नंद वंश को समाप्त करने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। और चाणक्य के प्रमुख ग्रंथ हैं जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थव्यवस्था, गुप्तचर तंत्र पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र को योजनाबद्ध नगर बताया गया है। यह गंगा सोन गंडक के संगम पर बसा था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है दशरथ, बृहदत्त, बिंदुसार या पुष्यमित्र। इसका सही जवाब है बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की, जिससे मौर्य वंश का अंत हुआ और शुंग वंश आरंभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार का जो शासनकाल रहा है 298 से 273 ईसा पूर्व और बिंदुसार ने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाया। यूनानी ग्रंथों में उसे अमित्रघात कहा गया, अर्थात शत्रुओं का संहारक कहा गया बिंदुसार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो बिंदुसार का जो पुत्र था वो था अशोक और अशोक जो सत्ता पर बैठा 273 ईसा पूर्व में और उसका अभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक का प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? तो अशोक का जो प्रसिद्ध युद्ध था वो कलिंग युद्ध था। आपको याद रखना है कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने कलिंग, आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की, किंतु इस युद्ध की विभीषिका से प्रभावित होकर उसने अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सी नीति अपनाई? ऑप्शन है विस्तारवादी, धर्म विजय, सैन्य नीति या दमन नीति। तो इसका सही जवाब है धर्म विजय। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धर्म विजय की नीति अपनाई। तो युद्ध के पश्चात अशोक ने नैतिक विजय को प्राथमिकता दी। उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की और मानवतावादी आदेश जारी किए। तो कलिंग युद्ध से अशोक काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने धर्म विजय नीति को अपनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका सही जवाब है 13वां शिलालेख। अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, आपको याद करना है। तो इस अभिलेख में
अशोक ने युद्ध की हुई जनहानि व अपनी पश्चाताप की भावना व्यक्त की है। और यह अभिलेख गिरनार गुजरात और खलासी पाकिस्तान में पाया गया है। तो ये आपको याद करना है कि 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, और जो कि गिरनार गुजरात राज्य में और खलासी जो पाकिस्तान में है यहाँ पर पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन है 273 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व या 232 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब है 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। और बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने अपने भाइयों को हराया और 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद उसने साम्राज्य में प्रशासनिक सुधार किए और कलिंग विजय के बाद धर्म नीति अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक को किस उपाधि से जाना जाता था? ऑप्शन है धर्मराज, देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी महाराज। तो इसका सही जवाब है दोनों नाम से जानते थे, जैसे कि धर्मराज या देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी। अशोक ने अपने शिलालेखों में स्वयं को देव नाम प्रिय प्रियदर्शी राजा कहा है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय एवं सभी का कल्याण चाहने वाला। बौद्ध धर्म में उसे धर्मराज कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक रहा है? तो अशोक का शासनकाल 37 वर्ष तक रहा है, आपको याद करना है 37 वर्ष तक। अशोक का शासन 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चला और इस दौरान उसने साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया और भारत के इतिहास में नैतिक शासन की अवधारणा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई थी। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य में धीरे धीरे विघटन शुरू हुआ। उनके उत्तराधिकारी दशरथ ने शासन संभाला, परंतु साम्राज्य की एकता टूट गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का धर्म प्रचार किसके प्रभाव में हुआ था? ऑप्शन है ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या अजीवक संप्रदाय। तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म। अशोक का धर्म प्रचार बौद्ध धर्म के प्रभाव से प्रचार हुआ और कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। कहा जाता है कि उपगुप्त नामक भिक्षु के संपर्क में आकर वह बौद्ध सिद्धांतों से प्रेरित हुआ। उसने बौद्ध धर्म को राज्य का नैतिक आधार बनाया और विदेशों में भी धर्म प्रचार कराया। तो उसने अपने पुत्र और पुत्री को धर्म प्रचार के लिए भेजा था, आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शासन काल में कितने बौद्ध धर्म प्रचारक या धम्मदूत भेजे गए थे? ऑप्शन है 5, 7, 9 या 12। तो इसका सही जवाब है 9। अशोक ने 9 प्रमुख धम्मदूतों को विभिन्न देशों में भेजा। इनमें उसका पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा शामिल थे, जिन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेख साथियों, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अशोक के अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के अधिकतर शिलालेख प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और उत्तर पश्चिम भारत में कुछ अभिलेख देखिए यहाँ पर यूनानी भाषा में भी मिले हुए हैं। यह भारत की पहली सरकारी द्विभाषी नीति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेख में कौन सी लिपि प्रयोग में लाई गई है? नागर शैली, खरोष्टी शैली, ब्राह्मी शैली या गुप्त शैली। तो इसका सही जवाब है ब्राह्मी। अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है, जिन्हें 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और पश्चिमी भारत में अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अशोक के शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और सन 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का प्रसिद्ध कलिंग शिलालेख कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सोपारा महाराष्ट्र, धौली और जमोड़ा उड़ीसा, गिरनार गुजरात या रूपनाथ मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है धौली और जांगोड़ा उड़ीसा में जो कलिंग शिलालेख है
धौली और जंगोड़ा। यह शिलालेख कलिंग युद्ध और अशोक के पश्चाताप का प्रमाण है। इन अभिलेखों में अशोक ने अहिंसा और मानवीय मूल्यों को अपनाने की बात कही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा अपनाई गई धम्म नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है सैन्य विस्तार, धार्मिक प्रचार, नैतिक व सामाजिक एकता या कर नीति। तो इसका सही जवाब है नैतिक और सामाजिक एकता। धम्म नीति का उद्देश्य सभी वर्गों, जातियों और मतों के बीच सद्भावना, अहिंसा, सहिष्णुता और करुणा स्थापित करना था। यह धार्मिक प्रचार नहीं बल्कि सामाजिक नैतिकता का दर्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु कहाँ भेजा गया था? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, जहां उन्होंने राजा देवानप्रिय तीसरे के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। संघमित्रा ने वहां बोधि वृक्ष की शाखा लगाई जो आज भी अनुराधापुर में पूजनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में धम्म महामात्र का उल्लेख किस लिए है? ऑप्शन है सेना अधिकारी, धर्म प्रचार के लिए नियुक्त अधिकारी, कर अधिकारी या न्याय अधिकारी। इसका सही जवाब है धर्म प्रचार के लिए नियुक्त अधिकारी। अशोक ने अपने शासन में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जो जनता में नैतिक मूल्यों, करुणा, सहिष्णुता और अहिंसा का प्रचार करते थे। ये अशोक की सामाजिक और धार्मिक नीति के प्रमुख प्रतिनिधि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के प्रशासन का प्रमुख स्रोत कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन है मनुस्मृति, रामायण, अर्थशास्त्र या नीतिशास्त्र। इसका सही जवाब है अर्थशास्त्र। कौटिल्य या चाणक्य की प्रमुख रचना है अर्थशास्त्र, और इसमें मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, राजकोष, गुप्तचर तंत्र और नीतियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह उस समय की शासन व्यवस्था का सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में या उनके दरबार में मेगस्थनीज आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि सेल्यूकस निकोटर ने का राजदूत था, मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में भेजा था और उसने भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का विवरण अपनी पुस्तक इंडिका में दिया। तो ये भी आपको याद रखना है कि मेगस्थनीज की जो पुस्तक है वो इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में किस नगर का विशेष वर्णन है? तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को सुव्यवस्थित और विशाल नगर बताया जहां लकड़ी की दीवारें, 570 टावर और 64 द्वार थे। इससे मौर्य प्रशासन की शक्ति और शहरी संगठन की झलक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र में राज्य के प्रधान अंग कितने बताए गए हैं? अर्थशास्त्र में राज्य के प्रधान अंग कितने बताए गए हैं? इसका सही जवाब है 7। तो चाणक्य ने यानी कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं। स्वामी मतलब राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। इन्हें सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? जनपद, प्रांत, ग्राम या नगर? तो इसका सही जवाब है ग्राम। ग्राम प्रशासन की आधारभूत इकाई थी। ग्राम प्रमुख को ग्रामीण कहा जाता था जो कर संग्रह और कानून व्यवस्था की देखरेख करता था। ग्रामों के समूह को जनपद कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में राजा के बाद सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री, जिसको महामात्य कहते थे। प्रधानमंत्री या महामात्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी था जो नीति निर्माण, सलाह और शासन संचालन में राजा की सहायता करता था और राज्य के सभी विभाग उसी की निगरानी में होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है पन।
मौर्य काल की मुद्रा को पर्ण कहा जाता था। ये पर्ण मौर्य काल की प्रमुख मुद्रा थी जो प्राय चांदी या ताम्र से बनी होती थी और अर्थशास्त्र में इसके विभिन्न मूल्य वर्गों और कर प्रणाली का विवरण मिलता है।